हेलो फ्रेंड्स। आपने मेरा अगर प्रीवियस वीडियो देखा है इस सीरीज का तो वो था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें हमने बात की थी कि कमेंसमेंट कब हुआ था, एक्सटेंड किया था और मोमडन लॉस के जो रूल्स हैं वो इस पे एप्लीकेबल होते हैं नहीं होते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज की, जो कि है सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट, और उसका पहला टॉपिक है इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। क्यों हमको जरूरी है जानना कि इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? बिकॉज अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को पढ़ेंगे आगे, जब आपको पता चलेगा तो आप जानेंगे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कुछ सेक्शंस हैं जो केवल मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही एप्लीकेबल हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल इमूवेबल के लिए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों के लिए हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी इमूवेबल होती है, कौन सी मूवेबल होती है। जैसे कि नाम से लग रहा है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसको मूव किया जा सकता है वो मूवेबल है, और जिसको मूव नहीं किया जा सकता वो इमूवेबल है। बट इतना सिंपल क्लेरिफिकेशन नहीं है, इसमें कुछ टेक्निकलिटी भी इन्वॉल्व है। तो हम अगर डेफिनेशन देखें तो सेक्शन 3 ऑफ टोपा मींस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टीज को डिफाइन नहीं करता है। But what does it say? It says that immovable property does not include what? Standing timbers, growing crops और grass. इसमें मतलब इस डेफिनेशन में आपको ये नहीं बताया कि क्या होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये बताया कि क्या नहीं होती है। तो क्या इसका मतलब है जो इसके इसमें नहीं है वो सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है? इट मींस टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास को अगर हम हटा दें तो क्या बाकी सभी को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सेक्शन 3 सब क्लॉज 26 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट 1897 क्या बोलता है? इवन ये डेफिनेशन भी एग्जॉस्टिव नहीं है, पर उसके हिसाब से हमको थोड़ा आइडिया लगता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी इज एज पर जनरल क्लॉज एक्ट, प्लीज नोट, इमूवेबल प्रॉपर्टी एज पर जनरल क्लॉज एक्ट क्या होती है? लैंड, बेनिफिट्स विच आर अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, और एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ, अटैच टू द अर्थ, या कोई चीज जो जिससे अर्थ से अटैच्ड है उससे वो अटैच्ड हो। क्या होते हैं ये? आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो लैंड क्या होती है? लैंड मीन्स अर्थ का सरफेस, वो वाटर से भी कवर्ड हो सकता है, इट मे बी कवर्ड बाय वाटर। तो इसका मतलब अगर हम ये कहें तो जो एक पॉन्ड है क्या वो लैंड है? यस, पॉन्ड भी एक लैंड है। अच्छा, लैंड केवल अर्थ का सरफेस नहीं होती, ये जो अर्थ है, मान लीजिए ये आपका प्लॉट है, ये आपकी लैंड है, तो इसके ऊपर का कुछ रीजनेबल हाइट तक का एरिया भी, ये जो स्पेस है ये भी लैंड का पार्ट है, और जमीन के नीचे का हिस्सा अप टू ए रीजनेबल डेप्थ, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ लैंड। इसका मतलब अगर इसके अंदर कोई मिनरल्स हैं, कोई भी आइटम जो इसके अंदर नेचुरल स्टेट में है, मिनरल्स, वो भी क्या होगा? वो भी लैंड का ही पार्ट होगा, दैट विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज ए लैंड। ओके, तो फिर बेनिफिट्स अराउजिंग ऑफ द लैंड क्या होते हैं, जिसको कि प्रॉफिट्स एट पेंड्रा भी कहते हैं, कि क्या होते हैं बेनिफिट्स? कौन से? तो जो बेनिफिट्स आपको लैंड से मिल रहे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं लैंड से? देखिए, आपके पास एक लैंड है या आपके पास एक कोई बिल्डिंग है, आपने उसको रेंट पे दे दिया, तो वो जो रेंट पे कलेक्ट करने का जो राइट है वो क्या है? वो भी एक तरीके से आपका बेनिफिट्स टू अराइज ऑफ लैंड है, किसी लैंड के कारण आपको बेनिफिट हो रहा है, तो इसका मतलब आपको वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर काउंट होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पॉन्ड है, ठीक है, ये पॉन्ड आपकी है, इस पॉन्ड्स में बहुत सारी फिशेज है, और इन फिशेज को कलेक्ट करने, इन फिश को कलेक्ट करने के लिए आपने किसी को, एक कोई ए पर्सन है उसको राइट दे दिया,
क्या राइट दे दिया कि वो आके इस पॉन्ड में फिश कलेक्ट कर सकता है। तो फिश कैचिंग का जो उसका राइट है वो आपने ए को दे दिया। तो इसके लिए आपने एक तरीके से एक राइट ट्रांसफर कर दिया उसको। वो राइट किसका था? क्योंकि पॉन्ड आपकी थी तो फिश भी आपकी थी। अब वो आपने अपना राइट किसको दे दिया? किसी और पर्सन को दे दिया। तो वो जो ट्रांसफर हुआ राइट, क्या वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ? यस। किस प्रॉपर्टी का हुआ? इमूवेबल प्रॉपर्टी का। क्यों इमूवेबल का हुआ? क्या फिश इमूवेबल है? फिश तो मूव करती है। नहीं, फिश जो कलेक्ट करने का जो राइट है, फिश की बात नहीं कर रहे, फिश को पकड़ने का, कैच करने का और उसको कैच करके ले जाने का जो राइट है, वो राइट आपकी लैंड के बेनिफिट्स है। लैंड के कारण वो बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। मान लीजिए आप ये पॉन्ड बहुत बड़ा है और इस पॉन्ड के अंदर आपने ना बोटिंग अलाउ कर दिया है कि कोई भी आएगा इसमें बोट कर सकता है। तो ये बोटिंग करने का जो राइट है ये भी आपने किसी को दिया। ये भी क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। आप पूरा का पूरा पॉन्ड भी किसी को बेच सकते हैं। जब आप पूरा का पूरा पॉन्ड बेचेंगे और उसमें कुछ कोई उसके अंदर आप कंडीशंस नहीं लगाएंगे, तो ये फिश पकड़ने का राइट और ये बोटिंग करने का राइट ये भी पॉन्ड के साथ ट्रांसफर हो जाएगा। बट आप पॉन्ड को, फिश कैच करने के राइट को, बोटिंग करने के राइट को और पॉन्ड के अंदर से और कोई भी मान लीजिए कोई आप बेनिफिट्स अराइज करते हैं, ये राइट्स सेपरेटली भी आप बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। इसी तरह से आपका कोई लीज है, आपकी लैंड है, उसको आपने लीज पे दे दिया या उस लैंड के अगेंस्ट में आपने कोई डेट ले लिया, वो भी क्या है? दोज आर द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड। अब मान लीजिए इस पॉन्ड के बगल में आपकी घास उग रही है, इस घास को चराने के लिए कुछ कोई गाय वाले हैं या भैंस वाले हैं, जानवर के जो जिनकी जानवर हैं, वो आपको पैसा देके इसमें घास चराने का राइट लेना चाहते हैं। तो ये भी क्या है? ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ये बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड है। थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ। आपने अगर देखा होगा तो हमने तीन चीजों की बात की थी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है। लैंड आती है, जो हमने देख लिया क्या होती है। बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड, वो भी हमने देख चुके हैं कि क्या होते हैं। अब थर्ड थिंग है थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, या वो चीज जो कि परमानेंटली अटैच्ड है। किससे? उस चीज से जो अर्थ से अटैच्ड है, वो क्या होते हैं? तो जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो खुद ही डिफाइन करता है अटैच टू द अर्थ। इसका क्या मतलब होता है? तो अटैच टू द अर्थ का मतलब है एनीथिंग विच इज रूटेड इन द अर्थ। मतलब अगर कोई चीज रूटेड है अर्थ में, जैसे कि ट्रीज, वो क्या होगा? वो हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। एनीथिंग विच इज एम्बेडेड इन द अर्थ, जैसे कि वॉल्स बिल्डिंग्स, पोल, ये क्या है? एम्बेडेड है इन द अर्थ। या फिर जो थिंग्स विच आर अटैच्ड टू व्हाट इज सो एम्बेडेड, मतलब वॉल के साथ अगर डोर्स लगे हैं, विंडोज लगे हैं, तो वो भी आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी होंगे। पर मान लीजिए आपकी बिल्डिंग में एसी लगा है, फैन लगा है, तो फैन क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी है? इसके ऊपर बहुत सारे जजमेंट्स आए, बहुत सारे केसेस आए कि इस तरह की जो चीजें हैं जो कि उस चीज के साथ अटैच्ड होती है जो कि एम्बेडेड है इन द अर्थ, तो उसको क्या मानेंगे? डोर्स है और विंडोज है वो तो ठीक है, लेकिन जो आपके कर्टेन्स लगे हुए हैं, ब्लाइंड्स लगे हुए हैं, क्या वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा? तो इसके लिए जो जुडिशरीज है उन्होंने दो टेस्ट डिफाइन किए, और दो टेस्ट क्या है? पहला टेस्ट है
कि डिग्री और मोड ऑफ अनेक्सेशन, मतलब पहले तो हम ये देखेंगे कि वो जो आइटम अटैच्ड है ना वो कैसे है। क्या वो एक बहुत हैवी मशीन है, वो जमीन पर रखी हुई है, तो क्या वो उससे अटैच्ड माना जाएगा? द डिग्री ऑफ अटैचमेंट, द डिग्री ऑफ अनेक्सेशन, उससे हम डिसाइड करेंगे कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और सेकंड टेस्ट होगा पर्पज ऑफ अनेक्सेशन, कि हमने इसको क्यों किया है। अगर हमारा पर्पज है अगर हमारा पर्पज है कि उसको इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना, जिसका बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। लेकिन अगर हमने उसको परमानेंटली इसलिए अटैच किया है कि उस बिल्डिंग का ही बेनिफिट इंक्रीज करता है, फॉर परमानेंटली बेनिफिट द एंजॉयमेंट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो हम उसको क्या मानेंगे? हम उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कि एक फैन है, एक टेनेंट ने फैन लगाया, तो ये इंटेंशन मानी जाएगी कि उसने अपने एंजॉय करने के लिए, इंडिपेंडेंटली एंजॉय करने के लिए फैन लगाया है। लेकिन अगर किसी लैंडलॉर्ड ने कोई फैन परमानेंटली लगाया है, तो ये माना जा सकता है अनलेस अंटिल द अदर इंटेंशन अपीयर्स, कि उसने परमानेंट बेनिफिट फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए वो लगाया है, और उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट मान सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। अब देखिए मूवेबल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो आपने ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है ये टीपी एक्ट में डिफाइन नहीं है। टीपी एक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करता है, लेकिन जनरल क्लॉज एक्ट बोलता है कि जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। इसीलिए आपको क्लियर कट समझ में आना चाहिए कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो भी यही बोलता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, टू इंक्लूड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इसमें ये भी इंक्लूडेड है, क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास आर नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट मींस दे आर मूवेबल प्रॉपर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी। और बाकी मूवेबल प्रॉपर्टीज तो आप जानते ही होंगे, जो चीज बहुत, जिसका नेचर ऑफ ये है कि कार, चेयर, फर्नीचर, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। इस मूवेबल प्रॉपर्टीज में आपका जो आईपीआर है, जिसको आप एक तरह से इंटेंजिबल आइटम्स कहते हैं, जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, these are also the part of movable property। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज क्या होती है, मूवेबल प्रॉपर्टीज क्या होती है, और ये क्यों जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि हमारा कौन सा सेक्शन, टीपी एक्ट का हर सेक्शन या तो मूवेबल प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल है या नहीं है, क्योंकि कुछ सेक्शंस आपके केवल एक्सक्लूसिवली मूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं है, केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी पे है। तो आपको पता होना चाहिए कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। आई होप कि ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की इंटरप्रिटेशन क्रॉस के बाकी डेफिनेशंस को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।